हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड के बारे में। और यूनिट थर्ड जो है वो क्या है? मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस मतलब केंद्रीय बलों के अधीन गति। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस मतलब केंद्रीय बलों के अधीन गति। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो होते कौन से हैं। सेंट्रल फोर्सेस या केंद्रीय बल कौन से होते हैं? नंबर 1, these are function of distance। क्या होते हैं ये? दूरी का फलन होते हैं। दूरी का फलन होते हैं। These are function of distance। दूरी का फलन होते हैं। दूसरा जो है प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ये दे एक्टेड along a line। ये रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। क्या करते हैं ये? एक्टेड along the line। एक रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, एक रेखा में कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे दो चार्जेज हैं, एक Q1 चार्ज और दूसरा Q2 चार्ज। 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो फोर्स कितना लगता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो पहली बात तो ये क्या है? इट इज द फंक्शन ऑफ R। R का फंक्शन होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं ये? R का फंक्शन होते हैं। हाँ जी, आइए बैठिए। R का फंक्शन होते हैं ये। पीछे बैठ जाओ, देखो जहाँ जगह मिलती है। ये कैमरा मत हिला देना, कैमरा मत हिला देना। पीछे बैठ जाओ, बैठो बैठो फटाफट। सेटल्ड हो गए सारे? चलिए भाई, ये क्या है? सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? डिस्टेंस का फंक्शन होते हैं। आप ध्यान देंगे इधर, अगर R बढ़ता है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, R बढ़ता है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर सी बात है भाई, डिक्रीज हो जाएगी। इफ R increases, F decreases। इफ R decreases, R कम होता है तो F की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो किसका फंक्शन है ये? डिस्टेंस का फंक्शन है कि नहीं है? और कूलम फोर्स जो लगता है, ये जो मैंने बोला K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये कहाँ लगता है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। वो बात अलग है कि ये इस पे फोर्स लगाता है, ये इस पे फोर्स लगाता है, बराबर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करते हैं। जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाता है। ठीक है, वो बात अलग है, ऐसे फोर्स लगता है।
ठीक है। अब इसी तरह से आप लोगों ने एक फोर्स पढ़ा हुआ है F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, पढ़ा है ना ये? यस सर। ये भी क्या है, डिस्टेंस का फंक्शन है कि नहीं है? डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो सेंट्रल फोर्सेस का क्या है, सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, डिस्टेंस के फंक्शन होते हैं, दूरी के फलन होते हैं। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, समझ आया सबको? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग एक चीज प्रूव करेंगे, क्या? प्रूव दैट, इसी तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन इसी तरह से आता है। प्रूव दैट मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस आर ऑलवेज इन ए प्लेन। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस आर ऑलवेज इन ए प्लेन। क्या लिखेंगे? सिद्ध करो कि केंद्रीय बलों के अधीन गति, केंद्रीय ठीक लिख रहा हूं क्या मैं? ऐसे बड़ी की मात्रा तो नहीं आती, ठीक है। केंद्रीय बलों के अधीन गति सदैव एक तल में होती है। ये बात हमें प्रूव करनी है, ये बात हमें प्रूव करनी है कि मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस आर ऑलवेज इन ए प्लेन। सिद्ध करो कि केंद्रीय बलों के अधीन गति सदैव एक तल में होती है। बात समझ आ गई? क्या पूछे? ठीक है, तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, एफ वेक्टर फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू एफ आर आर कैप। इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, ये क्या है फोर्स का? मैग्नीट्यूड, बल का परिमाण है। क्या है? बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ आर। आर कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, किसकी? फोर्स की डायरेक्शन की। जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मास m1 एंड m2, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे या ऐसे, है ना? इनके बीच की डिस्टेंस है, तो फोर्स की क्या होगा, या तो ऐसे लगाएगा या ऐसे लगाएगा, ऐसे ही होगा। अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, उसको आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा। तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जितने भी वस्तुएं हैं ब्रह्मांड में वो सब एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, इसलिए ये वाला फोर्स नेगेटिव लिखा जाता है। हाँ बताओ भाई, फोर्स अगर नेगेटिव है तो इसका क्या मीनिंग है, और फोर्स अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मीनिंग है? मैं कह रहा हूँ फोर्स अगर नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, और फोर्स अगर पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है? डायरेक्शन। हाँ, फोर्स अगर नेगेटिव है इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब आकर्षण हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। फोर्स अगर पॉजिटिव है इसका मतलब रिपल्शन हो रहा है। इसीलिए आपने ये जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ऐसे पढ़ा होगा, माइनस माइनस लगा होता है। तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए माइनस लगा होता है। चलो, तो क्या हो रहा है कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कैसा है ये? सेंट्रल फोर्सेज है। अब ये प्रूव करना है अपने को कि जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनके अंडर जो मोशन होती है वो ऑलवेज इन ए प्लेन, हमेशा एक तल में होता है। तो ये चीज सिद्ध करनी है। इसके लिए देखो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं आर वेक्टर से दोनों तरफ, आर वेक्टर से दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हो सारे, अगर इस साइड से कर रहा हूं इधर तो इधर भी इसी साइड से करना होगा। लेकिन एफ आर क्या चीज है? मैग्नीट्यूड है। तो आर क्रॉस एफ आर इज इक्वल टू एफ आर वेक्टर, इसके ऊपर ध्यान रखना। आर, ठीक है भाई, ऐसे करेंगे। एफ आर तो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, इस डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन तो कौन बता रहा है?
आर कैप बता रहा है। क्लियर है? चलिए अब देखो, अगर मैं आर वेक्टर आर कैप की वैल्यू 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? किसी को दिक्कत है क्या बताऊं? पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, बताया था ना। तो आर कैप होगा कहाँ भाई? आर कैप जैसे मान लो अभी बताया ना मैंने, दो ऑब्जेक्ट है m1 m2 और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो डिस्टेंस वेक्टर है Yes, sir. और आर कैप इसी डायरेक्शन में लेंगे अपने, Yes, sir. तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0. तो क्या आंसर आएगा? 0. आएगा ना 0 आंसर। Yes, sir. क्लियर है? 0 आंसर आएगा। तो क्या होगा कि आर वेक्टर क्रॉस आर कैप इज ए 0। क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब ये जो मेरी वैल्यू है क्या, ये क्या आ गई? 0 आ गई। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अब अगर मैं एफ आर को लिख दूं ऐसे, एम डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, तो गलत होगा क्या? No, sir. गलत होगा क्या? No, sir. नहीं होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो है। Yes, sir. ठीक है, अगर इधर वेक्टर लगाऊंगा तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? वेक्टर लगेगा। चलिए अब देखो, आर क्रॉस एम डी स्क्वायर आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दूं ऐसे? चलिए लिख दिया मैंने ऐसे। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बताओ, तो गलत होगा क्या? No, sir. क्यों? Mass. मास एक्सेल स्केलर क्वांटिटी है, उसको हटा के इधर ले गए इसके अपॉन में, 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है? 0 होता है। अच्छा और देखो एक, अगर मैं d बाई डी टी आर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी लिख दूं तो गलत होगा क्या? गलत होगा क्या? देख के बताओ जल्दी से। होगा? सर आपने लिखा सही होगा है ना? ऐसे नहीं है, देख के बताओ। हाँ? अरे इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो देवी और सज्जनों, क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन करके देखो क्या होगा। इसको करो, इसको रखो, भाई ऐसे ही करते हैं, एक को रख के दूसरा करते हैं, एक दूसरा रख के पहले करते हैं, ठीक है? अच्छा और अब क्या करो, प्लस आर को रखो, इसका करो, यही है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 नहीं आएगा क्या? Yes, sir. तो वापस यही नहीं आ गया क्या? Yes, sir. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो गलत होगा? नहीं होगा। अच्छा, यानी ये जो मैंने लिखा है ये सही है, ये जो मैंने लिखा है वो सही है। चलो ठीक है भाई। चलिए अब किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? Constant. कांस्टेंट का। ये जो मैंने लिखा है तो इसके अंदर r क्रॉस इक्वल टू क्या लिखूं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का नेचर कैसा होगा? कांस्टेंट का नेचर कैसा होगा? स्केलर होगा, वेक्टर होगा, 0 होगा, कांस्टेंट क्या होगा बताओ? कैसे क्या? h वेक्टर कोई कांस्टेंट है, अरे वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना। अरे क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है? पिछली क्लास में शनिवार को पढ़ाया था जो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है अपने को? Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी देता है ना। Yes, sir. क्लियर है ना ये बात? Yes, sir. तो ये वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये जो वेक्टर है हमें मालूम है, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमें मालूम है
हंस कर रहे हो, पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं हो पढ़े लिखे क्या? अरे तो मेरा सारा पढ़ाया हुआ खराब कर दोगे हैं? इतने दिनों से लगा हुआ हूँ तुम्हें पढ़ाने में। ये इसके परपेंडिकुलर होगा, इतने पढ़े लिखे तो नहीं। ये तो मालूम है कि जो आंसर आएगा एच वेक्टर वो आर वेक्टर और डी आर बाई डी टी वेक्टर के जो है परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? किसको नहीं मालूम है ये बात? जल्दी बता दो, सबको मालूम है ये बात? जल्दी से बता दो अगर किसी को नहीं मालूम है तो। मालूम है? नहीं मालूम ना? अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो फिर। तेरे को मालूम है? तेरे को तो बता ही दिया, नहीं मालूम है? मालूम है? हैं? जानकार आदमी है। मालूम है? नहीं मालूम? अरे जो आए थे सैटरडे को उनको तो मालूम ही होगा, अच्छे से बताया तो ना। और नहीं भी आए थे तो 11th पास होना सारे। ऐसा तो नहीं कोई जो 11th पास नहीं हो बीएससी यूनिवर्सिटी में बैठेगा आके। हाँ, अरे भाई ए क्रॉस बी क्या बताया था मैंने? कराया था ना ए क्रॉस बी। आंसर मान लो क्या आया? तो ए और बी के बीच में कोई भी एंगल हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल हो, रोटेशन अगर बी टू ए हो रहा है तो आर वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। और ए टू बी जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर। तो ए और बी के बीच में कोई भी एंगल बने, आर वेक्टर इसके साथ 90 डिग्री पे होगा और इसके साथ भी 90 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा? और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक ही प्लेन में हो। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक ही प्लेन के अंदर हो। तो बात कुछ ना कुछ प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है? है ना? इसका मतलब क्या है? ऐसा अगर है इट मीन्स गलत लिख दिएगा ना? आर इन ए प्लेन। हिंदी में बोलूं क्या? अतः लिख भी दूं? कई मेरे जैसे देख देख के लिखते हैं। अतः एक ही तल में होंगे। ठीक है, तो इससे क्या बात प्रूव हुई? मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज आर ऑलवेज इन ए प्लेन। अतः गति सदैव एक तल में होती है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, क्या लिख दोगे? इसके बाद लिख देना सो मोशन ऑलवेज इन ए प्लेन। ठीक है भाई, इसके बाद लिख देना ये। अब एक चीज और देखो, एक आप जब 11th में थे, वो कोई जमाना था जब आप 11th में थे, हैं? बड़े अच्छे दिन थे वो, क्योंकि टीचर सीधे ही क्या करता था, होम एग्जाम होते थे पास कर देता था। ये लोग ट्यूशन लग जाते थे तो क्वेश्चन ही बता देता था ना। चलो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये पढ़ा है क्या? पढ़े लिखे हो ना? है ना? पढ़ा है ना? ये टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ पढ़ा हुआ है। आर क्रॉस एफ अभी क्या लिखा हमने? जीरो नहीं लिखा? यस सर। आर क्रॉस एफ क्या लिखा? जीरो लिखा। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो लिख दो हम जानते हैं, क्योंकि अगर नहीं जानोगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। ये होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है ये? एंगुलर मोमेंटम। और ये आंसर अगर ये जीरो है, ये अगर जीरो है तो J इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब मोशन, या मैं ये कहूं एंगुलर मोमेंटम, रिमेन्स
कांस्टेंट या कंजर्व। अतः कोणीय संवेग संरक्षित, कोणीय संवेग क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। तो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस क्या होती है? ऑलवेज इन ए प्लेन, हमेशा एक तल में होती है, और उस मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे थे? तुम्हारी गलती नहीं है ये, मेरी है, तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है। आर क्रॉस पी होता था ही नहीं होता था? ठीक है, इसको नोट कर लो, बाकी आगे मोशन बाद में करेंगे।